कक्षा 12 के समस्त छात्रों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक व्यंग्य निबंध है, शरद ज्योति द्वारा लिखित है। अध्यक्ष महोदय, कक्षा 12 के गद्य खंड का एक पाठ है। अध्यक्ष महोदय व्यंग्य निबंध है। व्यंग्य मतलब हास्य। जिस पाठ को पढ़ने से हास्य की उत्पत्ति हो वो व्यंग्य निबंध कहलाता है। केंद्रीय भाव देखते हैं। केंद्रीय भाव हिंदी व्यंग्य विधा को समृद्ध करने वाले व्यंग्य लेखकों में शरद जोशी का स्थान अग्रगण्य है। उन्होंने अपने व्यंग्य निबंधों में जहां सामाजिक विडंबनाओं और उसके अंतर्विरोधों को आधार बनाया है, वहीं वे व्यक्ति व्यवहार में परिलक्षित होने वाले छद्म को उद्घाटित करने में भी नहीं चूकते हैं। शरद जोशी सामाजिक स्तर पर भी अपनी चमत्कारिक उत्प्रेक्षाओं से व्यंग्य की सर्जना करते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य निबंध में जोशी जी ने आधुनिक युग में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की औपचारिकता को लक्ष्य बनाया है। इन औपचारिकताओं में किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्ष का होना भी एक औपचारिकता ही है। अब जबकि इस तरह की औपचारिकताएं अपनी सार्थकता समाप्त कर रही हैं, तब निरंतर इनका विस्तार किया जाना एक विडंबना ही कही जाएगी। गोष्ठी या कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रत्येक सभा में एक आध व्यक्ति चिन्हित कर लिया जाता है। यह व्यक्ति प्रत्येक सभा और प्रत्येक गोष्ठी में अध्यक्षता करता दिख जाता है। व्यंग्यकार शरद जोशी ने ऐसे ही सतत अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति की व्यंग्यात्मक पड़ताल इस रचना में की है। वे अध्यक्ष के पहनावे से लेकर उसकी मुख मुद्रा की भी चर्चा करते हैं। इन सब में निरंतर एकरसता पालने वाला अध्यक्ष कुछ स्थायी भावों से पीड़ित हो जाता है। उसके हाव भाव सभी सभाओं में एक जैसे होते हैं। उसकी मुद्राएं भी सभी कार्यक्रमों में अपरिवर्तनीय रहती हैं। उसकी वही ओढ़ी हुई गंभीरता, वही मनहूसियत हर जगह वैसी ही मिल जाती है। अध्यक्ष का आभार भी रूढ़ शैली वाला हो गया है। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण निकालना अब अगंभीर कथन हो गया है। अध्यक्ष की वक्तव्य शैली पर भी जोशी जी ने व्यंग्य किया है। अध्यक्ष सर्वज्ञ जैसा वक्तव्य देता है। वह सभी जगह गोलमोल ही बोलता है। प्रमुख वक्ता का विरोध वह इसलिए करता है कि इस विरोध से वह समझता है कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जबकि विरोध केवल शाब्दिक छल मात्र रहता है। विरोध प्रकट करना और फिर वक्ता की प्रशंसा करना भी अध्यक्ष के वक्तव्य में निहित एक ऐसा अंतर विरोध है जो उसकी वक्तव्य क्षमता की कलई खोल देता है। इस तरह की छद्म लोकप्रियता से घिरा हुआ अध्यक्ष एक व्यर्थ के अहम को पाल लेता है। अध्यक्ष के बहाने व्यंग्यकार ने तथाकथित बुद्धिजीवियों की भी खबर ले ली है। मतलब अध्यक्ष के बहाने व्यंग्यकार ने तथाकथित बुद्धिजीवियों की भी खबर ली है। एक साथ इस व्यंग्य निबंध में अध्यक्ष, वक्ता, आयोजनकर्ता और कार्यक्रम के घटिया होते स्तर पर मार्मिक आघात किया है। जोशी जी ने इस निबंध में व्यंग्य के भाषागत सौंदर्य को अपनी छोटी छोटी उक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। ये उक्तियाँ कहीं कहीं सूक्तियों जैसी लगती हैं। निबंध में अद्योपांत व्यंग्य समाहित है, इसलिए इसमें प्रवाह और इसमें पग पग पर पाठक को चमत्कृत कर देने की सामर्थ्य है। पग पग पर पाठक को चमत्कृत कर देने की सामर्थ्य है। अब हम शुरू करते हैं पाठ को, देखिएगा। अध्यक्ष महोदय। हर शहर में कुछ अध्यक्ष किस्म के लोग पाए जाते हैं। यह शहर के साइज पर निर्भर करता है कि वहाँ कितने अध्यक्ष हों। छोटे शहरों में एक या दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर कहीं अध्यक्षाई में लगे रहते हैं। इसका कारण शायद यह हो कि शेरवानी हर आदमी नहीं सिलवा पाता। जो सिलवा लेते हैं उनकी अध्यक्षता चल निकलती है। शेरवानियाँ या तो दूल्हों के लिए सिलती है या अध्यक्ष के लिए। पेशेवर अध्यक्षों के पास प्रायः दो शेरवानियाँ होती हैं। एक उनमें से ज़रूर
काली होती है। दो शेरवानियों से लाभ यह है कि अगर एक धुलने चली गई तो भी वे अध्यक्षता से इनकार नहीं करते। दूसरी पहन चले जाते हैं। सड़े टमाटर और अंडे फेंककर दाद देने का रिवाज जब से चल पड़ा है। शेरवानियाँ धुलवाना हर मीटिंग के बाद फर्श घड़ी करवाने की तरह आवश्यक हो गया है। यूँ अध्यक्षों को शेरवानी धुलवाने का वक्त नहीं मिलता। मेरे शहर के पुराने अध्यक्षों की शेरवानियों से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगी है, अध्यक्षता की गंध। यह गंध शेरवानियों से लगातार आती है और वे कस्तूरी मृग से मगन रहते हैं। अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि वे चुने गए या बनाए गए होते हैं, पर असली अध्यक्ष ना बनाया जाता है ना चुना जाता है, वह पैदा होता है। नरगिस जब बेनूरी पर काफ़ी रो लेती है तब आप शहर में जन्म लेते हैं। ये अध्यक्ष के लिए कहा कि आप शहर में जन्म लेते हैं। हर शहर में एक पूरी पीढ़ी एक अध्यक्ष को या 3-4 अध्यक्षों के भाषण झेलती जीवित रहती है। लोग मरते जाते हैं और अध्यक्ष जीवित रह शोक सभाओं में बोलता रहता है। प्रायः अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है। उनमें यह भ्रम बनाए रखने की शक्ति होती है कि वह गंभीर है। जिस शाम उसे अध्यक्षता करनी होती है वह 3-3:30 बजे से गंभीर हो जाता है। कुछ तो सुबह 9 बजे से गंभीर हो जाते हैं। ठीक भी है। 9 बजे सुबह से गंभीर हो जाने वाला व्यक्ति रात के 8 बजे तक मनहूस हो जाता है, जो कि अच्छे अध्यक्ष होने की पहली शर्त है। अच्छा अध्यक्ष मनहूस होता है, बल्कि कहना होगा कि मनहूस ही अच्छे अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्षता एक मर्ज है, लग गया यानी हमेशा के लिए। असली पेशेवर अध्यक्ष किसी सभा में तभी जाते हैं जब वहाँ वे अध्यक्ष हों। वे भीड़ में नहीं बैठ सकते। वे जब निमंत्रित किए जाते हैं ये मानकर चलते हैं कि वे अध्यक्ष होंगे। जिन सभाओं में ये घोषणा नहीं होती कि अध्यक्ष कौन होगा, उनमें वे आते हैं और आगे की पंक्ति में यूँ भोले बनकर बैठ जाते हैं जैसे महेश श्रोता हूँ। जब उनका नाम प्रस्तावित होता है वे आश्चर्य करते हैं और तकल्लुफ़ प्रदर्शन कर बाद में बन जाते हैं। बनाने वाले जानते हैं कि वे अध्यक्ष बनेंगे और वे जानते हैं कि उन्हें बनना है। हर सभा में जब तक माइक और अध्यक्ष फिट नहीं होते सभा ठिठकी रहती है। माइक के सामने एक अध्यक्ष फिट किया जाना जरूरी है। 50-100 वर्षों बाद तो अध्यक्षता इतनी विकसित हो जाएगी कि खुद माइक वाला अपने साथ एक अध्यक्ष लाएगा और मंच पर फिट कर देगा। अध्यक्ष बनने वाले कई तरह से अध्यक्ष बनते हैं। कुछ चौंक कर अध्यक्ष बनते हैं, कुछ सहज अध्यक्ष बन जाते हैं, कुछ दूल्हे की तरह लजाते मुस्कुराते अध्यक्ष बनते हैं, कुछ कुछ यूँ अध्यक्ष बनते हैं जैसे शहीद होने जा रहे हों, कुछ हेडमास्टर की अदा में अध्यक्ष बनते हैं, कुछ हेडमास्टर की अदा से अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्षता करता अध्यक्ष प्रायः हर 5वें मिनट पर मुस्कुराता है। ऐसा वह तब करता है जब इसकी कोई वजह नहीं होती। हर 2.5 मिनट बाद वह जनता की तरफ देखता है, हर 1 मिनट बाद सामने की पंक्ति में बैठे लोगों को और हर 2 मिनट बाद महिलाओं को। इस बीच वह छत की तरफ देखता है और ठुड्डी पर उंगलियां फेर सोचता है कि सेव कैसी बनी है। लगातार बदन खुजलाने और बार बार टोपी सिर पर रखने और उतारने की आदत भी अध्यक्षों में देखी जाती है। कुछ अध्यक्ष वक्ताओं को निरंतर आश्चर्य से देखते रहते हैं कि आखिर वह क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और कब तक कहेगा। अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह देर से आता है। वह नहीं तो वक्ता देर से आता है। शायद दोनों तय कर लेते हैं कि कौन देर से पहुंचेगा। कई बार दोनों आ बैठते हैं तब श्रोता नहीं आते। जिस वस्तु पर कंट्रोल लग जाता है उसकी दुकान देर से खुलती है, भीड़ पहले लग जाती है। जो माल खुले में बिकता है उसकी दुकान सुबह से खुली है पर ग्राहक नहीं आता। भाषण एक ऐसी दुकान है जो हर कहीं खुल जाती है, ग्राहक लापरवाह हो जाता है। बड़ा अध्यक्ष देर से आता है क्योंकि वह
व्यस्त होता है। धन्यवाद देने वाले उन्हें इसी बात का धन्यवाद देते हैं कि इतने व्यस्त होने पर भी वे समय निकाल कर आएँ। वे शख्स जो शख्स पूरी ज़िंदगी अध्यक्षताएं करने का तय किए हुए है, उसका आभार माना जाता है कि उन्होंने अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। आगे है रेडीमेड अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड अध्यक्ष होते हैं। वे किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। सब विषयों पर वे एक ही अंदाज में एक ही बात कहते हैं। उनके दिमाग की हालत उस नौरतन चटनी की तरह हो जाती है जिसमें काजू और किशमिश का स्वाद एक हो जाता है। सब में एक सा मज़ा आने लगता है। अच्छे अध्यक्ष की अदा है कि प्रमुख वक्ता से असहमत हो जाते हैं। जैसे वक्ता ने अपने भाषण में कहा कि अभी रात है, तो अध्यक्ष महोदय अपने भाषण में कहेंगे कि अभी मेरे विद्वान मित्र ने कहा कि इस समय रात है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि रात है। जो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि रात है, मगर फिर भी एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या यही रात है और इसे रात कहना ठीक होगा? वक्ता महोदय मुझे क्षमा करें, यह उनका दृष्टिकोण हो सकता है कि अभी रात है और हो सकता है कि अपनी जगह ठीक भी हो। फिर भी एक दूसरा सवाल मेरे सामने उठता है क्योंकि अगर हम किसी समस्या पर विचार करने चले हैं तो उसके सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। तो जैसा वक्ता महोदय ने कहा है कि रात है, मैं इसी सिलसिले में कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में आप चलिए फिर से देख लेते हैं। अच्छे अध्यक्ष की अदा है कि वे प्रमुख वक्ता से असहमत हो जाते हैं। जैसे वक्ता ने अपने भाषण में कहा है कि अभी रात है, तो अध्यक्ष महोदय अपने भाषण में कहेंगे कि अभी मेरे विद्वान मित्र ने कहा कि इस समय रात है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि रात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि रात है, मगर फिर भी एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या यही रात है और इसे रात कहना ठीक होगा? वक्ता महोदय मुझे क्षमा करें, यह उनका दृष्टिकोण हो सकता है कि अभी रात है और हो सकता है कि हम अपनी जगह ठीक भी हों। फिर भी एक दूसरा सवाल मेरे सामने उठता है क्योंकि अगर हम किसी समस्या पर विचार करने चले हैं तो उसके सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। तो जैसा वक्ता महोदय ने कहा कि रात है, मैं इसी सिलसिले में कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में आप कोई ग्रंथ उठा लीजिए, गीता रामायण कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, रात की एक परिभाषा दी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात के विषय में विचार किया है, जाना है, परखा है और उसकी मर्यादा निश्चित की है। मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राचीन भारत में रात नहीं होती थी? जी नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे सहमत नहीं। यदि सूर्य हमारे देश में पहले उगता है तो रात भी यहाँ पहले होती है। इस मामले में भारत सदैव पश्चिम से आगे रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि समय बदला है, परिस्थितियाँ बदली हैं और जो बात कल थी वह आज नहीं है। फिर भी एक समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि क्या यह रात है? यह सच है कि सूरज डूब गया है और अंधकार है, पर यही तो पर्याप्त आधार नहीं है कि हम कह दें कि यह रात है। दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। आप कुछ लोग हैं, आप कुछ सोचते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर भी एक बात हमें माननी होगी कि मैं इस पर जोर देना चाहूँगा कि आज आप देश की स्थिति देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि रात है, क्या समय के साथ न्याय करना होगा? आप इस पर विचार करें। यह प्रश्न आज हम सबके सामने है कि क्या, जैसा कि हमारे सम्मानीय वक्ता महोदय ने कहा, यह रात है और अगर एक बार मान भी लिया जाए कि यह रात है तो मैं पूछना चाहूँगा कि दिन क्या है। शायद आप परेशान हो जाएंगे कि यह क्या सवाल खड़ा हो गया है, पर सवाल है। आज देश के सभी सोचने समझने वाले बुद्धिजीवियों के सामने यह सवाल है कि क्या आप इस वक्त को रात कहेंगे? मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम
बात को ठंडे दिल से सोचें और सभी पक्षों पर विचार कर निर्णय लें। मैं वक्ता महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में यह कहकर कि इस समय रात है, एक अत्यंत सामाजिक और गंभीर समस्या की ओर हम सबका ध्यान खींचा और हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या यह रात है। अंत में आप सबकी ओर से वक्ता महोदय को धन्यवाद देता हूँ उनके आज के विचारपूर्ण और सारगर्भित भाषण के लिए, और मैं आभारी हूँ आप सबका कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, ये सम्मान दिया और शांतिपूर्वक सुना। इतना कहकर मैं सभा की कार्रवाई समाप्त घोषित करता हूँ, क्योंकि अब रात काफ़ी हो गई है। धन्यवाद। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगते हैं। गंभीरता का जो बांध उन्होंने सुबह 9 बजे से बांधा था एकाएक टूट पड़ता है और वे मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे सभा भवन एक विचारहीन दिमाग की तरह खाली हो जाता है। सब घर चले जाते हैं। अध्यक्षता करने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोता है। नए अध्यक्ष घर जाकर पत्नी को बताते हैं कि आज क्या हुआ और अपना पूरा भाषण दोहराते हैं, पर धीरे धीरे पत्नी भी नगर के सामान्य नागरिकों की तरह बोर होने लगती है और नहीं सुनती। फिर वे भी चुप रहने लगते हैं। देर रात तक अपने भाषण पर खुद मोहित हो सो जाते हैं। उस उम्र तक उनकी बौद्धिक नपुंसकता हम में बदल चुकी होती है। वे जानते हैं कि यह रात है, पर फिर सुबह होगी, फिर कोई उन्हें अध्यक्षता के लिए बुलाने आएगा। आता भी है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। यह अध्यक्ष महोदय पाठ था 12वीं का। धन्यवाद।